हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में। हम इस वक्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ, और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हर साल हमारी कोशिश होती है कि 4 अप्रैल के मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर हम यहाँ पे जमा हों और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फ़लसफ़ा, आपकी सियासत, आपकी तर्ज ज़िंदगी, आपके नज़रियात पर बात हो। और ये भी बात हो कि जब ये कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तो वो ज़िंदा जो हैं वो उनके अफ़कार हैं, उनके ख़यालात हैं, उनका किरदार है, उनकी सियासत है, उनके नज़रियात हैं, उनकी सोच है, उनकी अवाम के साथ एक मोहब्बत है और गरीब अवाम के लिए फलाह बहबूद का काम है। तो फिर क्या उस सोच को आज की पीपल्स पार्टी ने आगे कंटिन्यू किया है, क्या उसको जिंदा रखा है? क्योंकि अगर सोच जिंदा रहेगी तो ही भुट्टो जिंदा रहेगा। तो हम गेस्ट पैनल का तारुफ कराएंगे जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। आप सीनियर मिनिस्टर सिंध हैं, इसके अलावा सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, साबिक स्पीकर भी हैं सिंध असेंबली के। सर आपको वेलकम कहते हैं। सेनेटर रुखसाना जुबैरी साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। एक और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाज बलोच साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध नौमान शेख साहब, आपको वेलकम कहते हैं। निसार खोड़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जो मैंने बात की अभी कि आज भी भुट्टो जिंदा है, या हम बीबी शहीद तो कहते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है सोच और नज़रियात की बात है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने जो एक अवामी पार्टी बनाई, आप सब लोगों ने क्या उसको ज़िंदा रखा है? पाकिस्तान बनाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसने 2-4 बातें की, हमने उसको हमेशा पाकिस्तान का फाउंडर माना। इत्तेहाद और तंजीम और जो कुछ भी वो बोले, हमने उनको अपने दिल से लगा के रखा, उसका एहसान माना और उसको कभी भी अपने आप से जुदा नहीं समझा। उसके रहनुमा उसूल हैं जो जहन में होते हैं और उस पर आगे इंसान चलता है। वो पाकिस्तान को नजर खा गई, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ आमराना निज़ाम हुकूमत की वजह से, और उसके बाद फिर ये नया पाकिस्तान आया। अगर मैं कहूं कि नए पाकिस्तान का फाउंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है तो मैं बेजा नहीं हूं। और जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर बनने आए थे तो पहली तकरीर में भुट्टो साहब ने यही कहा था कि हम एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस मुल्क की अवाम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ मौजूदा पाकिस्तान और कंटेम्प्रेरी सियासत में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसमें हर नस्ल, हर रंग, हर ज़बान, हर तबका मुनज़्ज़म कर रहा था, कौम को मुनज़्ज़म करके, एक करके, इकट्ठा करके, और पाकिस्तान के अवाम को वो जो ताकत दिलवाना चाहता था। ये एहसास है जो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आता रहा कि अब कौम, अवाम, मुल्क के लोग मुल्क के हाकिम और फैसला कुनंदा बने और वो मालिक बने। साथ ही पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की उस लीडरशिप में वो कुछ रहनुमा उसूल दिए। ताकत का सरचश्मा अवाम अपनी जगह पे, लेकिन इस्लाम हमारा दीन है, सियासत हमारी डेमोक्रेसी है, मईशत हमारी सोशलिज्म, इस्लामी सोशलिज्म है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये 4-5 हैं रहनुमा उसूल। इन रहनुमा उसूलों पर ये पीपल्स पार्टी की सारी सोच बनी है, जो आज तक पीपल्स पार्टी आगे ही बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही। साथ ही साथ उसने एक हलचल मचाई समाज में, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स दिए। इस समाज में जो अबतरी थी,
जो बड़े और छोटे की तमीज़ ख़त्म करने की जो कोशिश थी, ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोगों में से किसी के ज़हन से निकलेंगी नहीं। बिल्कुल सर, ये सारे नजरियात नहीं निकल सकते। उसके साथ साथ कुछ ख्वाब भी हैं जो भुट्टो साहब ने ख्वाब भी कुछ देखे। मिसाल के तौर पे जैसे आपका ताल्लुक लाड़काना से, तो उन्होंने बात की कि लाड़काना को पेरिस बनाएंगे। एक मिसाल मैं कहूँगा सारा मुल्क पेरिस बने। भुट्टो साहब ने कहा एक शहर को जहन में रखकर उसके लिए कल का ख्वाब दिखाया, रोटी कपड़ा दिखाकर सारे इंसानों को ख्वाब दिखाया, सब जो रहते हैं महरूम तबके। ये वो ख्वाहिशें हैं कि जिसकी वजह से हमने उम्मीद बांधी, और उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए भुट्टो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं पाकिस्तान के सारे अवाम को भुट्टो साहब का जानशीन समझता हूँ। जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं ना, वो भी भुट्टो साहब की इन ख्वाहिशों को पूरा करने पर मजबूर हैं। इसलिए अगर कोई बड़क मारता है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़क मार रहा है, और ये बड़क जो मारने की हमें तरगीब दी वो भुट्टो साहब ने दी कि तरक्की करो। चाहे पंजाब तरक्की करता है तो भी भुट्टो के उन उसूलों की वजह से करता है, अगर सिंध तरक्की करता है तो भी भुट्टो साहब, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जहां जहां मॉडर्नाइजेशन हो रही है वो मैं भुट्टो साहब को एट्रीब्यूट करता हूं। अगर वो चीजें न कहता तो पहले भी तो मुस्लिम लीग थी ना, पहले भी तो मुस्लिम लीग थी ना, कभी किसके पहलू में बैठती थी, कभी किसके पहलू में बैठती थी। भुट्टो साहब ने अपनी गर्दन ऊंची की, घुटने नहीं टेके, और सारे लोग जवान हो गए। नाज बलोच साहिबा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी शमूलियत अख्तियार की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, गो के आपकी फैमिली ज़रूर इस पार्टी से वाबस्ता रही, लेकिन आप PTI से होकर यहाँ पर आई, तो वो क्या वजूहत थी कि आपको महसूस हुआ कि मुझे आखिरकार इसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? रिजवान, देखें, चूँकि जैसे आपने अभी बताया कि मेरी एक फैमिली की वाबस्तगी है, और फाउंडेशन मेंबर्स में से मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब के खुसूसी उस कैबिनेट के मेंबर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ भुट्टो साहब के साथ जाके गली गली करिया करिया जाके ये पैगाम पहुँचाया भुट्टो साहब का, बल्कि वो लोग जिनकी तरबियत भुट्टो साहब ने की। तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद इन इटसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, मैं समझती हूँ सियासत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पाकिस्तान में नहीं है जो उसके बराबर इवन 1% भी उधर तक पहुँच पाए। मेरी जो ज्वाइनिंग है पीपल्स पार्टी में जब मैं आई, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुझे हमेशा पॉलिटिकल ग्राउंड्स में जब मैं खड़ी होती थी और जब मैं कंपैरिजन करती थी, तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यूँ इंस्पायर करती थी कि दिस इज़ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन ऑन एवरी फोरम। नॉट ओनली दैट, बिल्कुल हम जानते हैं कि ख़वातीन को हर लेवल पे, चाहे मुल्क की वज़ीर आज़म हो, चाहे स्पीकर नेशनल असेंबली हो, चाहे डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, तो हर लेवल पे ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपना एक स्टांस रखा है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग, नॉट ओनली फॉर द यूथ बट ऑल्सो फॉर द वुमेन, कि आप ख़वातीन को यहाँ पे मर्दों के शाना बशाना और डिसीजन मेकिंग में देखते हैं। यही वजह है कि आज हमारी वुमेन विंग की जो प्रेसिडेंट हैं फरियाल तालपुर साहिबा, वो खुद पंजाब नवाब शाह की ज़िला नाज़िम, कामयाब ज़िला नाज़िम भी रही, और उसके अलावा आज वुमेन विंग को, पूरी वुमेन विंग को बड़े मुतारिक अंदाज से देख भी रही हैं और काम भी कर रही हैं। दिस इज़ वन थिंग। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रोग्रेसिव सोच है और जो विज़न है भुट्टो साहब का, वो मुझे बिलावल भुट्टो के अंदर नज़र आ रहा है। वो विज़न है क्योंकि हम नौजवान हैं, हम वो नस्ल है जो सीइंग इज़ बिलीविंग के ऊपर यकीन रखते हैं। क्योंकि मैंने तो जब होश संभाला तो मैंने तो भुट्टो साहब को नहीं देखा, लेकिन मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को देखा, और जब सियासत में कदम रखा तो मोहतरमा दुनिया में नहीं थी। फिर मैंने बिलावल भुट्टो को देखा कि एक बहादुरी के साथ, जबकि अपनी वालदा की अजीम कुर्बानी के पिछले दिनों बहुत सारे दोस्तों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। मैं आज जब यहाँ बैठा था तो मैंने देखा कि काफ़ी दोस्त आज भी यहाँ ज्वाइन कर रहे थे आकर। तो आप भी अपने साबका दोस्तों से कहना चाहेंगी कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें? Of course, why not? Because मैं कहना चाहती हूँ तमाम लोगों से जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि हम यूथ की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, तो यूथ का लीडर तो बिलावल भुट्टो है। He is the youngest leader not only in Pakistan बल्कि internationally। ठीक है जी, ठीक है। एक वक्त था जब भुट्टो साहब मैदान अमल में मौजूद थे, तो कराची से लेकर
खैबर तक हर जगह सिर्फ जिए भुट्टो का नारा गूंजता था। और आप लोग क्या समझते हैं कि अब वो वक्त दोबारा आने वाला है कि अगला वजीर आज़म जो है वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा? सेनेटर साहिबा, आपको एक तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं दोबारा सेनेटर बनने पर, और उसके साथ साथ ये भी फरमाएं कि मुखालफिन ये कह रहे हैं कि अब पंजाब में माइनस हो गए हैं। हालांकि भुट्टो साहब जब लाहौर में खड़े होते थे तो लाहौर में लोग गिन नहीं सकते थे कितने लोग हैं वहाँ पर भुट्टो साहब के सामने। इसी तरह से अगर KPK की बात की जाए, इवन बलूचिस्तान में बात की जाए, लेकिन अब जो है वो सिंध तक आपके मुखालफिन कहते हैं कि महदूद हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में किस तरह डिक्टेटर्स के दौर में किस तरह इलेक्शंस हुए, किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी से हटाया गया 2002 में, और उसके बाद भी किस तरह यहाँ मैनिपुलेशंस और सब हुई। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हमारे जो, मैं यहाँ सिंध और पंजाब की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। हम कराची में बैठे हैं, आप कराची के किसी भी चौराहे पे सुबह जाके खड़े हो जाएं 7 साढ़े 7 के दरमियान, वहाँ आपको ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आएंगी जो अपने घरों से निकलती हैं घरों में काम करने के लिए। आप एक प्रोग्राम उन पे भी कीजिए, आप उनसे पूछिए कि बेबी आप कहाँ से आई हैं, तो वो बताएंगे आप साउथ पंजाब से आए हैं, ठीक है। और ये एक इतना बड़ा है, और उनके पास वो अपने घर छोड़ के, अपनी अच्छी जगहों को छोड़कर खुले मैदान, खुले घर या छोटी छोटी कोठड़ियों में आकर रहने पे मजबूर हैं। और उसकी वजह ये है कि हम पंजाब में जो गवर्नमेंट्स रहीं, आप जो कंपेयर कर रहे थे और पूछ रहे थे खोड़ो साहब से लड़काना का, जो पंजाब में गवर्नमेंट रही उनको मेट्रो तो नज़र आया, उनको जो डेकोरेशन वाली चीज़ें वो नज़र आई, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ ना एग्रीकल्चर है, वहाँ ना ही वहाँ इंडस्ट्री है। और देखिए, हम CPEC की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना में भी ऐसे सूबे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे उन्होंने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया ताकि वो अपने घर से ना निकलें। एंड इट इज़ रियली, यानी ये आप समझें कि सिंध के ऊपर ये हमारी नालायकी भी है कि हम उनके पास नहीं जाके कहते कि भाई हमें आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दीजिए, ठीक है, और हम अपने रिसोर्सेज लेके बैठ जाते हैं। हम थोड़े से सिंध में हम लोग पीछे हैं थोड़े इस मामले में, पर द फैक्ट इज़ कि इस शहर की भी हालत जो हो रही है दिन ब दिन, उसकी वजह ये है, जो वजह इस पर आप एक ज़रूर प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त आपने ख्यालात का इज़हार किया। कराची की तो हमें बात करनी है, कराची में हम खड़े हुए हैं, लेकिन तारीख की तरफ भी हमने बढ़ना है, क्योंकि आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो उनके दौर की भी हम कुछ बात करेंगे। और उसके साथ साथ मेंबर साजी मुहिम भी जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आखिर लोग क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, ऐसा क्या कुछ पीपल्स पार्टी ने दिया है ख़ास तौर पे सूबा सिंध को। ब्रेक के बाद कंटिन्यू है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल के हवाले से आज खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची से। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइए कि सबसे बड़ा कारनामा आपके नज़दीक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का? एजुकेशन फॉर ऑल, उसका नेशनलाइजेशन करना, तालीमी इदारे जिसमें गरीब पढ़ सके, सोच पैदा हो सके, हर किलोमीटर पर एक स्कूल जिसमें कौम की रहनुमाई हो और कौम पढ़ सके और आगे बढ़ सके और सोच सके। भुट्टो साहब जो कहते थे कि इस ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उसके पीछे भी कोई मकसद था, और वो मकसद पैदा तभी हो सकता था अगर तालीम को हम आम कर सकें। एक ये चीज़ भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा था जब हैवी इंडस्ट्रीज में स्टील मिल लगाई कराची में जी। पाकिस्तान को हैवी इंडस्ट्री में कुछ नहीं था, मैं समझता हूं ये भी बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान को इतने सालों में अवाम के साथ हुकूमत का कोई उमरानी मुआहदा नहीं था। ये मुल्क चले किस तरह, ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी का तस्वुर, आइन, ये नहीं था पाकिस्तान में जो अवाम का मंजूर शुदा हो। अगर आप इसको नहीं माने तो फिर बाकी क्या बचा। अगर भुट्टो साहब की बातें करें कि वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी, तभी उसने इंडिया को ललकार के कहा था कि मैं आ रहा हूं, तुमसे 90,000 फौजी भी वापस लूंगा, तुमसे इतने हजारों
तुमसे इतने हजारों मील अपनी जो तुमने जमीन हथिया ली है वो भी वापस करूंगा। मैं आ रहा हूं। और हम शिकस्त खुर्दा थे, शिकस्त खुर्दा सूरत में गए थे। वो गए क्यों थे कि भुट्टो ने अवाम को मुल्क का हाकिम बनाने का तस्वुर दिया था। भुट्टो साहब ने निस्तर पार्क में खड़े होकर अवाम से मंजूरी ली थी। ये थी ताकत जिसके साथ भुट्टो साहब गए थे और वो कामयाब लौटे थे। ये बड़ा कारनामा था, ये बहुत बड़ा कारनामा था जिसकी वजह से पाकिस्तान, कहूं पाकिस्तान को बनाने के लिए और बचाने के लिए वो डॉक्टर कदीर को ढूंढना भुट्टो साहब का काम था। प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इवन इस शहर की बात की जाए, इस शहर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो था, जो कंपनीज थी, जो इदारे थे, वो उस आप देखिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, कराची ड्राइव कर रहा था। वो आज आप देख लें इन इदारों का क्या हाल हुआ है जब से वो नेशनलाइज हुए हैं। माफी के साथ आप कह रहे हैं कि तरक्की कर रहा था। भुट्टो साहब ने मिडिल क्लास बनाई, मिडिल क्लास बनाई। ये भुट्टो साहब ने दिखाया कि भाई तुम अपने घर में कुछ कमा के ला सकते हो। पासपोर्ट तक भुट्टो साहब ने एक फर्ज कर दिया था। ये पासपोर्ट बनाने का हक हर एक को देना ये भुट्टो साहब का था, जिसकी वजह से लोग मुल्क से बाहर गए, मेहनत की और उन्होंने अपने घर संवारे। ये आप छोटी चीज समझते हो? ये एक मिडिल क्लास बनाने की वो कोशिशें थी। अमीर भले हों अमीर, गरीब का गरीब रहने का हक नहीं है। वो जरूर कुछ से कुछ बेहतर करे तो अच्छी बात है। उसने अपने हर तरीके से उस जो किसान है उसने रकम बढ़ाई की थी, उसकी जो फसल होता है उसकी बेहतर रकम उसको मिले। 70% लोग अवाम इसी फसलों पर जिंदा रहते हैं। 70% लोग खेती बाड़ी करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी हालत बेहतर करना भुट्टो साहब का कारनामा था। लैंड रिफॉर्म करना भुट्टो साहब का कारनामा था कि सब बड़े लोगों के पास ना हो, गरीब का भी हक है कि उसको कुछ ले सके। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप ये फरमाएं कि अब आज जो मेंबर साजी मुहिम हो रही है, मसद आपके पास क्या मंशूर है, क्या एजेंडा है या क्या परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों की कि जिसे लेकर जो नॉन मेंबर है, जो पीपल्स पार्टी में नहीं शामिल हुआ है, पाकिस्तान में 70% वो लोग के जो वोट ही नहीं डालते हैं, वो आपको क्यों ज्वाइन करें? इस वक्त मेंबर साजी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो रही है उसमें लोग जोग दरजोग जो शामिल हो रहे हैं, वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अभी हिस्ट्री आप डिस्कस कर रहे हैं, लोग उससे मुतासिर होकर बहुत सी कुव्वतें आई, बहुत से लोग आए जिन्होंने लसानियत, असबियत और फ़िरक़ा वारियत पे हवा देकर इस शहर कराची को यरगमाल बनाया। इससे पहले मज़हब के नाम पे, उसके बाद गुज़िश्ता 30 सालों में लसानियत के नाम पर इस शहर में जो आग और खून की होली खेली गई, लोगों ने देख लिया कि हमें उससे कुछ हासिल नहीं हुआ और पाकिस्तान का जो मकसद था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराया कि एक विफाकी पार्टी जिसने तमाम कुव्वतों को, पाकिस्तान की इकाइयों को, तमाम कौमों को यकजा किया और एक गुलदस्ते के अंदर परोया। वही चीज़ देखकर आज अहलियान कराची जो हैं, अहलियान पाकिस्तान जो हैं, जोग दर जोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगी जिस तरह भी आपने कराची का किया कि कराची के साथ जो माजी में घिनौना खेल खेला गया, कराची को यरगमाल बनाया गया, कराची को मिनटों में बंद करा दिया जाता था, यहाँ के बच्चों के हाथों से तालीम छीन कर, कलम छीन कर उनको हथियार पकड़ाया गया। तो वो कराची के देखा कि हमारी तो नस्ल के नस्ल तबाह हो रही है। पीपल्स पार्टी जो कि इस एजेंडे पे काम करती थी, यहाँ पे देखें हम सब बैठे हैं, यहाँ ना कोई महाजिर है, ना कोई सिंधी है, ना कोई पठान है, ना कोई बलोची है, हम सब इस पाकिस्तान की खिदमत को। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त ख्यालात का इज़हार रहा आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की एक जंजीर, हर सूबे के अंदर भरपूर अंदाज में माजी रहा। तो क्या अब मुस्तकबिल में अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना सकेगी वफाक में या नहीं? भगवान साहब आपकी तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि हम आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को याद कर रहे हैं, तो उनके दौर की हमने कुछ गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में। अब आगे की जानिब बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगला वज़ीर आज़म आपका होगा और वो बिलावल भुट्टो ही होगा? हमको यकीन है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, क्योंकि अब मुक़्तदर हलकों ने मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कि मुक़्तदर हलकों ने अब फैसला किया है कि अवाम के फ़ैसले अब अवाम को कर देने चाहिए, अवाम के हवाले कर देने चाहिए। अब जब फैसला अवाम पर छोड़ा गया है तो अवाम यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ
है और इंशाल्लाह रहेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है नाज बलोच साहिबा, अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो, इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तारीख रकम की, एक खातून वजीर आज़म की और दुनिया के लिए मिसाल कायम की, इंशाल्लाह उसी तरीके से दोबारा वो भी 35 साल की उम्र में मोहतरमा एक यंगेस्ट वुमेन फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने हिस्ट्री कायम की। इसी तरह अब अपनी हिस्ट्री को हम ही तोड़ेंगे, इस दफ़ा एक और नौजवान वजीर आज़म लेकर आएंगे। लेकिन वजीर आज़म की बात मैं आपको एक चीज़ ऐड कर लूँ, आप भुट्टो साहब की गुफ्तगू हो रही थी और जितना निसार खोड़ो साहब ने इस पे एनलाइटन किया हमें, मैं समझती हूँ कि इतनी उनकी माशाल्लाह जो भुट्टो साहब की तारीख से वाबस्तगी है उनकी, और उसी तरह हम तो सियासत के तालिब इल्म हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि सेसी का इदारा, सोशल सिक्योरिटी का इदारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की एक बहुत बड़ा तोहफा है मजदूरों के लिए। 1000 डिस्पेंसरीज का क़याम किया गया 3 साल की दौरे हुकूमत शुरू में ही, इब्तदाई 3 साल के अंदर कराची से जेकबाबाद तक 1000 डिस्पेंसरीज का कयाम किया गया जो आज तक चल रही हैं। ये भुट्टो साहब का तोहफा है जो गरीब को रोटी कपड़ा और मकान की बात की। थोड़ा सा तो पंजाब का वज़ीर आला कभी बन सकेगा अब या अभी बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? क्योंकि पंजाब में जब इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई और नून लीग का तो मुकाबला दिखाया जाता है, मीडिया पे आप देखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ आउट नजर आती है पंजाब से। देखिए बात सुने, हर इलेक्शन के डायनामिक्स होते हैं। 1997 में भी पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ ये सूरत हाल हुई थी कि हमारे सिर्फ 4 एमपीएस थे और एक भी एमएनए नहीं था। 1997 में 2002 आई तो हम 98 मेंबर थे असेंबली में और इतने सारे एमएनएस थे। 2008 में भी इतने सारे थे। फिर 2013 में ये हुआ कि आप हम पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमने भी सारों को मौका दिया है। 5-5 साल सब ने देखे और इन 5 सालों में कोई हुकूमत में था, कोई मुखालफत में था। मैं बात पूरी करूं और मुझे यकीन है कि अब लोग रोने वाले को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसने अपने पार्टी को बदनाम किया, अपने मुल्क को बदनाम किया, झूठ और बेईमानी के बलबूते पे अपने आप को पता नहीं क्या करने चाहता था। तो ये रोने वाले को नहीं देंगे वोट, न उसको देंगे जिसने लोगों को मारा, मुल्क को बदनाम किया, उसको भी वोट नहीं देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग फरमाएं, आप क्या समझते हैं कि अगला वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा? कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? जी फरमाइए। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का साथ दिया, तो ये तीसरी जनरेशन है, क्योंकि पोता जो है दादे पे जाता है। तो इंशाल्लाह ये तीसरी जनरेशन जिस तरह मेंबर साजी के अंदर भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह दिन रात हम एक करके बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। माशाल्लाह सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या समझते हैं आप कि अगला वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा? ज़बरदस्त क्लैपिंग भी होनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म होना नहीं चाहिए पाकिस्तान के, हर गरीब का वज़ीर आज़म। कभी बेनज़ीर भुट्टो होती है, कभी बिलावल भुट्टो होता है, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो होता है। जहाँ तक मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने पीपल्स पार्टी में हैट्रिक किया है। मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी काम किया है, मैंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर के साथ भी काम किया है और आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो के साथ काम कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अमली तौर पर इंशाअल्लाह हम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे और रूहानी तौर पर भुट्टो खाना हमेशा हमारा हीरो था, हमारा हीरो है और हमारा हीरो रहेगा। जी भाई, और कोई जो जोश और जज्बा रखता है, ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही गरीबों की, आवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम से लेकर आज तक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सालमियत ये सब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की देन है। तरक्की इस तरह के भुट्टो साहब ने मालिक और मज़दूर को बराबरी का दर्जा दे के बराबर का शेयर होल्डर बनाया। खुशहाली इस तरह के रोज़गार के मौके पैदा किए और सालमियत इस तरह के मुल्क को एटमी ताकत दी, जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर अमली शक्ल दिया। और आप ये कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह होंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में
और गुजरे हुए कल में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जमातें वो सब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की कायदाना सलाहियतों से किस हद तक मुतासिर हो रही है, ना चाहते हुए पे भी बोलने में मजबूर है कि नहीं आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के आगे सबकी सियासत ख़त्म है। तो मैं समझता हूँ कि हर कोई इस चीज़ को देख रहा है, हर कोई इस चीज़ को नोट कर रहा है और इंशाअल्लाह अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के नक्शे कदम पे चलते हुए। निसार खोड़ो साहब, होता क्या है कि अमूमन सियासत में हवा जहाँ की चलती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी सियासत में वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि अभी एक इंजीनियरिंग की गई सेनेट के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो है जोड़ तोड़ की बात की गई। आप क्या समझते हैं कि एक वक्त जो अब आप कह रहे हैं कि अगर हमारा वक्त आने वाला है तो कुछ ऐसी ही हवा चलेगी कि बहुत सारे ऐसे जागीरदार वडेरे या वो जो अपना एक वोट रखते हैं, किसी पार्टी का वोट नहीं रखते, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में या मरकज़ में जो हुकूमत बना सकेगी। वहाँ के लोगों ने अगर वज़ीर आला को अदम एतमाद देकर और उतारा और उसकी डर की वजह से वज़ीर आला खुद इस्तीफ़ा दे के चला गया, तो आप इसका इल्ज़ाम मेंबरान पर मत दें। गलत कहा आपने कि वहाँ इंजीनियरिंग हुई, वहाँ मेंबरान ने फैसला किया कि ये वज़ीर आला हमारे एतमाद पर पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए पूरा आईनी हक है हमारा कि उन्होंने वज़ीर आला को अदम एतमाद से उतारा, किसी और को बुला के नहीं किया। उन्होंने खुद कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म वहाँ गया, वज़ीर आज़म के वहाँ जाने के बावजूद उन मेंबरान ने कहा कि इसने हमें मायूस किया है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। उसने आफियत समझी और इस्तीफा दे के घर चला गया। यहाँ भी तो अपोजिशन कभी कहती है ना शैला रजा के खिलाफ अदम एतमाद पेश करेंगे, हम क्या कहते हैं, हाँ बिस्मिल्लाह पेश करो। कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अदवी इतनी तादाद नहीं होती, इसलिए वो नहीं करता। फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस होते हैं। उन्होंने बरमला कहा था कि यहाँ हम आज़ाद हैसियत से खड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे। वहाँ पार्टियों ने खुद मिलकर ये फैसला किया। आप उन सेनेट के इलेक्शंस को भी उस पर भी कदगन लगा रहे हैं, गलत बात है। फिर चेयरमैन सेनेट की बात हुई, ये सोचता है इदारे का चेयरमैन है, वोट से जीत के आया है, वोट से जीत के अपने आप छांगा मांगा को भूल गए। अभी कहते हो कि जी सेनेट का चेयरमैन की कोई इज्जत नहीं है, ये वजीर आजम को ये सूट नहीं करता ये लफ्ज कहना। और डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूंगा कि ये जो सिंध हुकूमत है, मुराद अली शाह साहब हैं, सीनियर मिनिस्टर निसार खोड़ो साहब यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, इनकी अभी पिछले कुछ अरसे में जो काविशें नज़र आई हैं, ख़ास तौर पे हमने PSL का फाइनल कराची में देखा, हमने इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो हम कराची में देख रहे हैं। कराची की रौनकें जो बहाल हुई हैं, कराची में हम देख रहे हैं कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस पर भी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, तो इस पर आप कुछ फरमाएं। मुझे कुछ कहना है। जी सर प्लीज़। कराची हमारा दारुल हुकूमत है, सिंध का। ठीक है। सिंध का दारुल हुकूमत है। ठीक। उसको तो बैनुल अक़वामी शहर है, उसको और बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अभी कम हुआ है और बेहतर हो जाएगा। सारे सिंध को देखो, रोड नेटवर्क जाके अभी फिर से देख लो। जी सर। यहाँ से हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद से मीरपुर खास, ठीक, मैं वो कर रहा है, मैं पूरे सिंध में घूमता हूँ। बिल्कुल। यहाँ से ठट्टा कल खुल के आया है रोड। ठीक। यहाँ से सेवन से खुशदार जाके देख लो वो रोड। ठीक। हमारे हर जिलों के जिले कनेक्टिंग रोड सूबे में रोड नेटवर्क अगर बेहतर है, क्या कहते हो कि NICVD के 6 सेंटर खुले हैं, वहां मुफ्त इलाज हो। दिल के अमराजों का मुफ्त इलाज पाकिस्तान ने पहली दफा, सिंध ने ये कह दिया, जहां लाखों रुपए खर्च होते थे अब वहां मुफ्त इलाज हो रहा है। अब इसको क्या कहोगे? सिंध को अभी भी बुरा, बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। सिंध को अभी भी बुरा कहोगे? नहीं सर, बहुत जो कारनामा है वो कारनामा है, तो और ये बड़ा कारनामा है, नो डाउट। जी सर, आइए तशरीफ लाइए। नाइफ जय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपने सबसे पहले सवाल किया था कि नज़रिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस वक्त अवाम की बात की थी तो उसके दिमाग में पहले एक नज़रिया था, उसके बाद उसने गरीब अवाम को जगाया। आज एक सियासतदान पाकिस्तान में खड़ा होकर 30 साल सियासत करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, अपना भरता है, अपने रिश्तेदारों का भरता है, उसके बाद वो कहता है मैं नज़रियाती हो गया। उसके बाद वो कहता है मुझे क्यों निकाला। उसके बाद कहता है कि मैं वज़ीर आज़म दोबारा बनना चाहता हूँ। तो सियासत के लिए सबसे पहले मेरी बहन ने एक बात की थी कि बहादुर होना ज़रूरी है। बहादुर जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भुट्टो नहीं बन सकता। भुट्टो बनने के लिए बहादुर होना ज़रूरी होने का मतलब कुर्बानी देना है। और बहादुर वो होता है जो अवाम के लिए लड़ना सीखे, अवाम के लिए जीना सीखे, अवाम के लिए मरना सीखे। उसके साथ ही उसकी बेटी ने जो उसके बाप ने किया, उसे नक्शे कदम पर चल कर दिखाया। और आज जो लोग बातें करते हैं, जैसे आपने भी इंजीनियर का सवाल किया, दूसरे लोग भी कहते हैं, हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भुट्टो साहब के शागिर्द, शहीद बीबी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के शागिर्द, उसने तो सियासत में पीएचडी की। अभी तो इन लोगों ने पहली दूसरी शुरू की है, केजी में भी नहीं है ये। और एक मिनट बात करते हैं कि बिलावल कैसे होगा। बिलावल इस यूथ का लीडर है, इस यूथ का चेयरमैन है, इस पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है। उसके विजन को आजकल का पढ़ा लिखा तबका समझ रहा है, इसलिए वो वज़ीर आज़म। निसार खोड़ा साहब, लास्ट जुमला, क्या पैगाम देना चाहेंगे 4 अप्रैल के मौके पर अपने कारकुनान को? जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। और जो भुट्टो साहब ने बात की, ख़ासतौर पे गरीब आवाम की हालत को बेहतर करने की, पीपल्स पार्टी जो है वो इस फ़लसफ़े के साथ आगे बढ़ती रहेगी तो उसे बहुत कामयाबियाँ मिलेगी। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सवाल-ए-पाकिस्तान।